नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज दिनांक 12 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो इस क्रम में आज हमारा टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं आपको, ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, आप सभी हो सकता है इससे अवगत भी ना हो। तो ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है जिसका उपयोग पहली बार यानी कि सर्वप्रथम 1986 में एक अमेरिकी पर्यावरणविद यानी एनवायरमेंटलिस्ट और रिसर्चर ने किया था। उनका नाम था जे वेस्टरवेल्ड। तो एक तरह से ग्रीन वॉशिंग जो है वो कंपनियों और सरकारों की गतिविधियों की एक एक्सटेंडेड, एक वाइड श्रृंखला को पर्यावरण के अनुकूल के रूप में रिप्रेजेंट करने के प्रति या करने का एक प्रैक्टिस है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्सर्जन से बचा जा सकता है या इसे कम किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसमें कंपनियों और सरकारों की ओर से कुछ एक्टिविटीज की एक श्रृंखला है ना। वो एक्टिविटीज क्यों होती हैं, वो गतिविधियां क्यों होती हैं, ताकि पर्यावरण के अनुकूल रहा जा सके, कंपनियों को और सरकारों को पर्यावरण के अनुकूल रखा जा सके। तो यही ग्रीन वॉशिंग है। और ग्रीन वॉशिंग की बात है यहाँ पर, तो एक तरह से जो कंपनियां हैं या जो संस्थाएं हैं, तो उनके दायित्व बनते हैं, वे अपनी छवि को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं कि वे जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपने टॉपिक्स को समझते हैं। देखो, ग्रीन वॉशिंग का प्रभाव भी थोड़ा समझ लो क्या है। ग्रीन वॉशिंग जो है एक जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसके गलत आंकड़े पेश करता है जो विश्व को आपदा की ओर धकेलते हैं। इसी के साथ यह गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए विभिन्न संस्थाओं को पुरस्कृत भी करता है। तो कुछ यही सब मुद्दे हैं ग्रीन वॉशिंग में, इसको समझेंगे पूरे एनालिसिस में, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस है, जिसमें कि संपूर्ण बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने सदस्य हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। ग्रीन वॉशिंग, चेंजेस टू कंजर्वेशन लॉज मस्ट बी बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस। यहाँ पे कहा गया कि जो चेंजेस की बात आ रही है, परिवर्तन की, संरक्षण कानून में परिवर्तन हो रहे हैं, तो कह रहा है जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, ये एक तरह से वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जो कि वैज्ञानिक साक्ष्यों की कसौटी पर खड़े उतरे, ऐसे परिवर्तन नहीं जो कि इन साक्ष्यों की कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की बात की जा रही है। दैट इज बीइंग डेलिबरेटेड अपॉन बाय अ जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज अ कंटेंसस पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट सिग्नल्स द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। इसमें यह कहा गया कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जो है, इस पर एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। डेलिबरेटेड अपन बाय अ जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, है ना, संयुक्त संसदीय समिति द्वारा किया जा रहा है विचार विमर्श। और ये क्या है, कंटेंसस पीस है लेजिस्लेशन का, यानी विवादास्पद कानून है। कंटेंसस पीस क्या बोलते हैं, विवादास्पद कानून को, तो विवाद वाला कानून है। कैसे है, तो ये औद्योगिक विकास और वनों के संरक्षण को बैलेंस करने में, संतुलित करने में जो जटिल चुनौतियां हैं उसकी ओर इंडिकेट करता है यह। ठीक है, ओके। While industrialization inevitably means usurping greater tracts of forest land and ecosystems, the Forest Conservation Act 1980 has been the mental piece legislation that has empowered the state to regulate this and impose costs on such industrial exploitation। अब बात यहाँ पे ये की जा रही है कि जहाँ औद्योगिकरण का मतलब होता है, औद्योगिकीकरण जो होता है, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है अनिवार्य रूप से वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े हिस्से को एक तरह से उसको कब्जा करना, उसको उद्योगों में लगाना। वही वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो है वो एक प्रकार से महत्वपूर्ण कानून रहा है, ऐसा कानून रहा है जिसने राज्य को औद्योगिकरण की प्रक्रिया को विनियमित करने और ऐसे औद्योगिक दोहन पर हर्जाना लगाने का, कॉस्ट लगाने का, इम्पोज कॉस्ट लगाने का, है ना, दंड लगाने का अधिकार राज्य को दिया है। यानी जो औद्योगिकरण में क्या होता है, जमीन आदि को हड़पना होता है, जमीन का बेहिसाब यूज होता है, बेहिसाब प्रयोग होता है। वही ये जो अधिनियम है ना, उसने राज्य सरकार को मजबूत किया है कि वो आदि घटनाओं पर इसका विनियमन करे और इस प्रकार के जो दोहन है, औद्योगिक दोहन, इस पर क्या लगाए, कॉस्ट लगाए, इस पर हर्जाना लगाए। Originally meant for notified forest, a landmark Supreme Court judgment in the T.N. Godavarman Tirumalpad case 1996, among other things, broadened the scope of such protection to even those not officially classified so. India's forest cover has been only marginal increases as biennial reports of the forest। यहाँ देखो, पहले तो आप समझ लेते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर
मूल रूप से अधिसूचित जो वनों से जुड़े TN गोदावरमन तिरुमलापात जो मामला है 1996 का, इस मामले में अन्य बातों के अलावा उच्चतम न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले जो हैं, एक हिस्टोरिकल जजमेंट जो है, उसमें एक तरह की सुरक्षा का दायरा उन वनों के लिए भी बढ़ा दिया गया था, उन फॉरेस्ट के लिए बढ़ा दिया गया था जिन्हें आधिकारिक तौर पर क्लासिफाई यानी वर्गीकृत नहीं किया गया था। जैसा कि भारतीय वन सर्वेक्षण की द्विवार्षिक रिपोर्ट बताती है ना, यानी कि बेनियल रिपोर्ट बताती है, क्या बताती है? सर्वे ऑफ इंडिया इलस्ट्रेट ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर इनसाइड ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इन इज स्टेगनेंट और एट बेस्ट इंक्रीमेंटल। अब देखो, जैसा कि इसकी द्विवार्षिक रिपोर्ट जो है उससे हमें पता चलता है कि वन के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा वृद्धि नहीं देखी गई, बड़े क्षेत्र पर मामूली वृद्धि देखी गई है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप देखो आधिकारिक तौर पर बात करो अगर आप, ठीक है, ऑफिशियली अगर आप बात करते हो, ठीक, यहाँ देख लो आप, ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर इनसाइड ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इज स्टेगनेंट और बेस्ट इंक्रीमेंट, इट इज रिकवर इन orchards, plantation and village homestays that has been on the rise and supplementing India's claim that 24% of its area is under forest and tree cover। अब यहाँ बात ये की गई है कि वनों के में तो वृद्धि काफ़ी मामूली देखी गई है। आधिकारिक तौर पर बात करें वन के अंदर वन क्षेत्र का जो विस्तार है वो ठहरा हुआ है या बहुत कम रही है, लेकिन इस बीच बात करें बाग होते हैं, बागान होते हैं, और गाँव में जो घरों में लगे वृक्ष होते हैं वही है जो बढ़ रहा है ना। लोग बाग बागान वगैरह लगा रहे हैं तो बढ़ रहा है, ठीक है। और भारत का जो दावा है कि उसका 24% इलाका वन और वृक्ष आवरण है ना, उसके 24% इलाके में क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण है, उसमें समझिए इसका भी तब योगदान है ना, बागान वगैरह का, बागान बगीचे सबका योगदान है, वैसे तो नहीं है। India has committed to increasing this number to 33% and adding a carbon sink of 12.5 million to 3 billion tons of CO2 this way by 2030, a part of its international climate commitments। अब भारत ने कमिटमेंट ये क्या है कि वो इसे 33% तक पहुंचाएगा। 24% जो भारत बता रहा है उसका एरिया इसके अंतर्गत आता है, उसमें वन वगैरह है, तो उसको पहुंचाना है भारत को 33% पर, 3 भाग पर, जो कि वो कार्बन सिंक जिसे बना सके, है ना, 2.5 बिलियन से लेकर के 3 बिलियन तक का CO2 का। उसके बाद अगर इस बात से देखें 2030 तक ये भारत का लक्ष्य है जो कि इसने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के तहत किया है। द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है कि पूर्ववर्ती है ना, मौजूदा जो है ना, मौजूदा जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, इन द एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज रेकनिंग वॉज insufficient for these ends as it did not incentivize private agroforestry and tree plantation activities। अब देखो, जो मौजूदा जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की बात की जा रही है, पर्यावरण मंत्रालय के हिसाब से देखें, उसके अनुसार देखें तो इन मकसदों के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि यह निजी कृषि वानिकी और वृक्षारोपण से जुड़ी गतिविधियां जो हैं उसको प्रोत्साहित उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ाता था, है ना। अगर वर्ष 2019 से 2021 तक की बात करें, फ्रॉम 19 to 21 इंडिया एडेड 1540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर, ऑफ व्हिच 1509 स्क्वायर किलोमीटर वाज आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। 2019 से 21 तक भारत ने 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ाया, है ना, मतलब जो वन का आवरण है वो बढ़ाया, जिसमें कि 1509 जो स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो था वो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ना, उसके वो बाहर था, ठीक है। तो इतना बड़ा है, लेकिन जो दर्ज वन रिकॉर्डेड का होता है दर्ज वन क्षेत्र है ना, तो दर्ज जो वन क्षेत्र था उसके बाहर 1509 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था, ठीक है। तो मौजूदा जो वन अधिनियम है इसमें जो किए गए संशोधन हैं, अमेंडमेंट्स हैं, द न्यू अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट एक्ट, मौजूदा जो वन अधिनियम है उसमें किए गए जो नवीन संशोधन है, नए संशोधन, न्यू अमेंडमेंट्स जो हैं, गिव सच इंसेंटिव्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ द 1996 जजमेंट। ये बिल्कुल एक तरह से आपको ऐसे इंसेंटिव प्रदान करते हैं, ठीक है, और जो 1996 के जजमेंट की जो सीमा है उसको परिभाषित करते हुए, स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए, ठीक है, ऐसे प्रोत्साहन इंसेंटिव प्रोवाइड किया, इन अमेंडमेंट्स ने ऐसे इंसेंटिव प्रोवाइड किए, प्रोत्साहन प्रदान किए। केवल 1980 या फिर उसके बाद 1980 की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक तरह से आप देखो, only land recorded as forest in any government record on or after 1980 would invoke provisions of the act। अब देखो 1980 या उसके बाद मान लो कोई जमीन जो है उसे वन के रूप में सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ठीक है, जो जमीन है, तो वहीं पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, ठीक है।
फॉरेस्ट लैंड ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट्स फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज बिटवीन 1980 1996 वुड नॉट इन्वॉक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। वही बात यहाँ पे की गई है, जो वन भूमि है जो नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए 1980 से 1996 के बीच में जिसे ये फॉरेस्ट लैंड का स्टेटस मिला है, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, तो उस पर ये प्रोविजन जो है इस अधिनियम के, नए अधिनियम के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ओके, द amendments effectively mean states can no longer classify unclassified forest land or patches of trees with forest like characteristics as forest land। अब आगे यहाँ बात ये की गई है कि संशोधन जो है, ठीक है, ये जो संशोधन किए गए हैं, तो आप इसे इस प्रकार से समझिए कि 1980 में बता दिया जो नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए जो अधिकृत वन भूमि है उस पर लागू नहीं होंगे, ठीक है, गैर वानिकी वाले। अब इन संशोधनों का प्रभावी रूप से मतलब यह है कि राज्य अब जो है अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड वन भूमि यानी वन जैसी विशेषताओं वाले पेड़ों के हिस्से को वन भूमि के रूप में वो मतलब एक तरह से वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। द अमेंडमेंट्स ऑल्सो अलाउ फॉरेस्ट लैंड अप टू 100 किलोमीटर नियर इंडियाज बॉर्डर्स टू बी एप्रोप्रिएटेड विदाउट सेंट्रल अप्रूवल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी पर्पसेज। अब ये संशोधन, नए संशोधन जो किए गए हैं, इसमें भारत की जो सीमाएं हैं उसके नज़दीक मौजूद करीब 100 किलोमीटर तक की जो वन भूमि है उसको रणनीतिक एवं सुरक्षा से संबंधित उद्देश्यों के लिए केंद्रीय अनुमोदन के बिना, है ना, सेंट्रल अप्रूवल के बिना उसे विनियोजित करने की इजाज़त, है ना, यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। तो इसमें फॉरेस्ट लैंड जो 100 किलोमीटर नज़दीक है उसे अप्रोप्रिएटेड किया जा सकता है, विनियोजित किया जा सकता है ना, बिना सेंट्रल अप्रूवल के, बिना केंद्र के अप्रूवल के लिए। किस उद्देश्य से? तो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी पर्पस है, यानी रणनीतिक और सुरक्षा के उद्देश्य के लिए। द प्राइमरी क्रिटिसिज्म इज दैट, जो प्राथमिक जो आलोचना है वो ये है कि दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट रियली कंट्रीब्यूट टू रीजनरेटिंग नेचुरल फॉरेस्ट। ये जो एक तरह से संशोधन किए गए हैं ना, ये जो प्राकृतिक वन है उसके फिर से उगने या फिर से उसे सही स्थिति में आने, रीजनरेट होने में मदद नहीं कर रहे हैं वास्तव में, बट रैदर इंसेंटिवाइज अफॉरेस्टेशन फॉर कॉमर्शियल एंड्स। वहीं दूसरी ओर ये इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, ये जो संशोधन है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनीकरण को प्रोत्साहित एक तरह से कर रहे हैं। तो ये थोड़ी बुनियादी आलोचना वाली बात है, जो प्राथमिक तौर पर आलोचना हो रही है इसकी, तो इसीलिए हो रही है, ठीक है। अगर आप आगे बात, व्हाट इज वरीइंग इज दैट, जो चिंताजनक बात है वो आप समझो यहाँ पर कि जो पार्लियामेंट्री कमिटी है, डिस्पाइट इट्स स्टैट्यूटरी प्रिविलेज हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन और सजेशन ऑन द वे फॉरवर्ड। जो देखो ये संसदीय समिति है ना, उसके पास अधिकार है, उसके पास वैधानिक विशेषाधिकार हैं, लेकिन फिर भी उसने आगे क्या कदम उठाया जाए उसको लेकर कोई राय या सुझाव नहीं दिया है। ये थोड़ी चिंताजनक बात हो जाती है। वहीं ग्रूमिंग प्राइवेट फॉरेस्ट माइट लुक गुड इन थ्योरी बट एक्सपेक्टिंग देम टू बी अ परमानेंट कार्बन स्टॉक इज अ विशफुल थिंकिंग गिवन दैट स्ट्रॉन्ग मार्केट इंसेंटिव्स एग्जिस्ट टू यूज देम एज कार्बन क्रेडिट्स। अब यहाँ पर देखो कि निजी वन को आप एक तरह से संवारोगे, वो सैद्धांतिक रूप से अच्छा लग सकता है, बेहतर लग सकता है, लेकिन उनसे अस्थाई कार्बन भंडार बनेंगे वो, है ना, मतलब परमानेंट कार्बन भंडार बनेंगे, ये ऐसा आशा करना एक थोड़ा ख्याली तौर पर ये अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि जो जलवायु संबंधी जो वास्तविकता है उसके, है ना, क्योंकि देखो अगर इस प्रकार की स्थिति है, थोड़ा आप स्पष्ट और अच्छे से कर दूं कि मान लो वन की यहाँ बात की गई है, निजी वन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा बेहतर किया जाए, थोड़ा ये बेहतर आपको लग सकता है, ठीक है, बेहतर लग सकता है, इस हिसाब से थ्योरी के तौर पर बेहतर लग सकता है। लेकिन अगर आप चाहो कि ये जो वन है, निजी वन जो हैं, जो प्राइवेट फॉरेस्ट्स हैं, ये परमानेंट कार्बन सिंक बन जाएंगे, ये विशफुल थिंकिंग है, मतलब एक ऐसी सोच है तो ठीक है, आप आशा कर सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग मार्केट कि यहाँ पे ये अच्छे कार्बन सिंक बनेंगे। और दूसरी बात, एक और चीज़ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जो प्रतिकूल बाजार प्रोत्साहन है वही मौजूद है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, व्हाइल न्यू क्लाइमेट रियलिटीज माइट necessitate changes to the way conservation laws are interpreted, these must be backed by rigorous scientific evidence।
तो समझने वाली बात है, जलवायु संबंधी जो नई वास्तविकताओं को देखते हुए जो नई स्थितियां हैं, वन संरक्षण कानूनों की व्याख्या में बदलाव की जरूरत देखने को मिल सकती है। लेकिन जो कि ऐसे एक्सप्लेनेशंस हैं, है ना, लेकिन जो ऐसे मतलब व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, तो इसको एक प्रकार से ठोस वैज्ञानिक जो एक तरह से साक्ष्य हैं, जो मजबूत वैज्ञानिक सबूत हैं, ठीक है, उस पर खड़े उतरना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ भी हम करें, कुछ भी नई व्यवस्था करें, वर्तमान जो जलवायु वास्तविकताएं हैं, जलवायु परिस्थितियां हैं, तो वो सब हमें मजबूर कर रही हैं कि नए हम संरक्षण नियमों को अपनाएं, ठीक है, लेकिन उसके लिए ठोस वैज्ञानिक तर्कों की, मजबूत वैज्ञानिक तर्कों की आधारशिला होनी चाहिए, उसके द्वारा ये समर्थित होने चाहिए, ठीक है। तो वैज्ञानिक जो तर्क हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, वो इसमें निहित हो और उससे हमें लगे कि जो हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारे एक तरह से पहल हैं, हमारी पहलें जो हैं, जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुकूल हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए टॉपिक में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।